नमस्कार, मैं अफजल। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में आज ममता बनर्जी ने शपथ ली। लेकिन आज हम बात करेंगे 5 राज्यों के चुनावी नतीजे पर। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी। जी हाँ, यहाँ पर यह बात करेंगे कि इन राज्यों में कितने मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे और किस पार्टी ने चुनावी अखाड़े में कितने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया था और किस राज्य में कितने मुस्लिम उम्मीदवार हैं। आज इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि मुसलमान, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी आती है 2006 में, कि मुसलमानों की स्थिति बहुत ही ख़राब है। चाहे मुसलमान सियासी तौर पर हो या फिर इसके तिजारत और तालीम, इन तीनों में पिछड़ा हुआ है। इन तीनों में मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है मुसलमानों के हालात सियासी तौर पर। क्या सियासी तौर पर मुसलमान इन 5 राज्यों में मजबूत हुआ, उनको हिस्सेदारी मिली, उनको भागीदारी मिली, या फिर क्या जो एक बीजेपी का इल्ज़ाम रहता है कि बीजेपी पार्टी का डर दिखाकर सभी विपक्षी पार्टी मुसलमानों को का वोट तो ले लेती है लेकिन उनके साथ इंसाफ नहीं करती, उनको सियासत में हिस्सेदारी और भागीदारी सही ढंग से नहीं देती है। क्या वाकई ये सच है? और ये भी कहा जाता है कि सिर्फ वोट बैंक तक ही महदूद रखती है। चलिए आज बात करते हैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल, जो कि सबसे बड़ा सूबा है और 30% मुस्लिम आबादी है इस राज्य में। आपको बता दें कि 294 में 292 सीटों पर चुनाव होता है, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी को 213 सीटें मिलती हैं। ममता बनर्जी एक बार फिर से उनका ताकत मजबूत होता है, हाथ मजबूत होता है। और इसमें 30% जो मुसलमान है ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं वोट कंसोलिडेट हुआ और पूरी तौर से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को मिला। यहाँ तक कि अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो एमआईएम है, उसका भी सुपड़ा साफ हो गया। 7 सीटों पर लड़ी थी लेकिन 7 में से सब पर जमानत जब्त हो गई। यहाँ तक कि एक भी सीट पर कहीं 1000 से ज़्यादा वोट भी नहीं ले पाई। और कांग्रेस को जो वोट मिलता था, कांग्रेस की जो सीटें आती थी, वहाँ पर उस कांग्रेस का जो वोट था, लेफ्ट का जो वोट था, वो सब शिफ्ट कर गया टीएमसी की तरफ। ये बातें बताई जा रही है राजनीतिक पंडितों के द्वारा। अब जानिए कि ममता बनर्जी की पार्टी ने कितने मुस्लिम उम्मीदवार को इस बार खड़ा किया था, कितना टिकट दिया था। 42 मुस्लिम उम्मीदवार को ममता बनर्जी ने इस बार टिकट दिया था, जिसमें से 41 पर जीत हासिल हुई है। जी हाँ, 97% स्ट्राइक रेट रहा है ममता बनर्जी की पार्टी का मुसलमानों के लिहाज से। तो 41 विधायक तो इनके जीत गए, प्लस एक अन्य, यानी 42 मुस्लिम विधायक इस बार पश्चिम बंगाल में जीत कर आए हैं। लेकिन क्या 42 उम्मीदवार जो जीत कर आए हैं वो जो 30% आबादी है मुसलमान के हिसाब से, उस हिसाब से सही है? अगर इसको परसेंट में देखा जाए तो 12 से 13% के आसपास ये संख्या आती है। जो 42 विधायक जीत करके गए हैं मुसलमान, 30% आबादी है, इस हिसाब से 80 विधायक होना चाहिए था। लेकिन ममता बनर्जी ने दिया ही कितना था? 42 दिया था। और कई 50 से ज़्यादा तो सीट ऐसी है जहाँ पर मुसलमानों की आबादी 50% से ज़्यादा है, फिर भी वहाँ पर जो है मतलब 42 सीट ही दिया गया ममता बनर्जी के पार्टी के द्वारा। आप फैसला आपको करना है, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि क्या है, किस पार्टी ने कितना दिया। और बीजेपी ने भी 9 मुस्लिम उम्मीदवार इस बार उतारे थे। मुर्शिदाबाद में सिर्फ 4 दिए थे, 4 मुस्लिमों को टिकट दिया था। मालदा में 2, उत्तरी दिनाजपुर में 2, लेकिन सब जगह जब बीजेपी की हार हुई है। और असदुद्दीन ओवैसी ने भी जो 7 उम्मीदवार बंगाल में उतारे थे, असदुद्दीन ओवैसी को भी धूल चाटना पड़ा है। उनको लगा था कि जो बिहार में 5 सीटें जीत पाए हैं और 5 बिहार के सहारे ही वो बंगाल में गए थे, लेकिन बंगाल की जनता ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। और नई नई पार्टी उभरी थी मौलाना अब्बास सिद्दीकी की, उनका भी जादू नहीं चला। सर चढ़कर हर किसी के दिल पर ममता बनर्जी का ही राज रहा। और 42 उम्मीदवार, 42 मुस्लिम इस बार जीते हैं पश्चिम बंगाल में। लेकिन फैसला ये करना है कि 13% मुसलमान इस बार जीते। ठीक है, 13%, जबकि आबादी इनकी है 30%। आबादी के हिसाब से 17% कम है। तो जो बातें कही जाती है कि सियासत में हिस्सेदारी और भागीदारी का यहाँ पर हो रहा है, 17% गैप है। आप सोच सकते हैं कि जो पार्टी जहां पर ये कहा गया कि पूरी तरीके से जो ममता बनर्जी की जीत में एक अहम भूमिका निभाई है, वो 30% मुसलमान हैं। उस 30% मुसलमान में
बीजेपी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की जो पार्टी है उसने सीट ही कम दिया था, जिसकी वजह से ये नौबत आई है। अब एक और राज्य की बात करते हैं, असम। असम में 35% मुसलमानों की आबादी है और उस राज्य में 126 विधानसभा की सीटें हैं। अब जरा वहां का हाल देख लीजिए कि वहां पर क्या समीकरण बना है, किसकी सरकार बनी है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि बीजेपी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है, जो इतिहास होगा अपने आप में कि पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कोई दोबारा सरकार बनाने जा रही है, लगातार दूसरी बार। अब ये जानिए कि कितने मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर वहां पर आए हैं। 32 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। एक गठबंधन था, बीजेपी का दूसरा गठबंधन था कांग्रेस का। कांग्रेस ने गठबंधन किया था बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF से। ये कहा जा रहा है कि AIUDF से कांग्रेस को गठबंधन करने का खामियाजा मिला, जिसकी वजह से कांग्रेस 92 सीटों पर लड़ती है और उसको मिलता है चुनाव में जीत केवल 29 सीटों पर। और ये 2016 का ही समीकरण, 2016 का ही परिणाम रिपीट करता है। अब बीजेपी लड़ती है 91 सीटों पर चुनाव, अब उसको मिलता है 60 सीटें। जी हाँ, 60 सीटें, और बहुमत के लिए चाहिए था किसी भी पार्टी को 64 सीटें। अब ये जान लीजिए कि AIUDF जो 19 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 16 सीटों पर चुनाव जीत जाती है। और इसमें सभी के सभी जो 16 है वो मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर आते हैं। और कांग्रेस के 29 जीते हुए उम्मीदवारों में 13 जो है वो मुसलमान उम्मीदवार हैं। तो इस तरह से 32 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है असम में। लेकिन क्या 32 जो उम्मीदवार जीते हैं वो 35% जो मुस्लिम आबादी है उसके लिहाज से वो सही है, सही हिस्सेदारी है? ये अपने आप में आप खुद फैसला कीजिए, ये मेरा काम है बताने का, मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो ये कहा गया कि वहां पर जो हार हुई, जी हाँ, AIUDF के ऊपर ठिकरा फोड़ा गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस ने सही प्रदर्शन किया होता, कांग्रेस के जो खुद प्रदेश अध्यक्ष थे वो चुनाव हार गए, कांग्रेस ने सही से रणनीति नहीं बनाई, अपनी जो चुनावी कैंपेन थी उसको सही से धारदार नहीं बनाया, जिसकी वजह से बीजेपी को फायदा मिला और बीजेपी जीत गई, हिंदू मुसलमान करने में कामयाब हो गई। तो बड़े वरिष्ठ पत्रकारों का और राजनीतिक पंडितों का यह कहना है कि बदरुद्दीन अजमल का चेहरा दिखाकर बीजेपी ने प्रचार किया कि अगर ये कांग्रेस की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो बदरुद्दीन अजमल मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये घुसपैठिया का जिक्र था, उसको लेकर भी जो NRC CA का जिक्र था वो चरम पर था। लेकिन बीजेपी उस पर खामोश रही, चुप्पी साधे रही। और बीजेपी ने जो 5 साल में किया था उस काम को ही गिनाया, और उस एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी जो हारा हुआ चुनाव था उसको जीत गई। और असम चुनाव कहीं ना कहीं चौंकाने वाला था नतीजा। और जिस तरह से कांग्रेस ने, ताकि सेकुलर वोटों का बिखराव ना हो, इस गठबंधन किया था 3 पार्टियों से, एक कांग्रेस, AIUDF, BPF और लेफ्ट की जो सभी पार्टियां थी सब मिलकर लड़ रही थी चुनाव। और इसका नाम दिया था महाजोट, ताकि जो वोट है वो उसका विखराव ना हो। और यहाँ तक कि BPF जो 12 सीटों पर लड़ी वो नाकामयाब हुई, और ज़्यादा सीटों पर उसको नाकामयाबी मिली। और यही पार्टी जब पिछली बार बीजेपी के साथ थी तो अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से बीजेपी की सरकार बनी थी। लेकिन इस बार BPF का अच्छा प्रदर्शन नहीं होने की वजह से कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है, और वहां पर बीजेपी फिर से दोबारा सत्ता में आ गई है। अब एक और राज्य की बात करते हैं, केरल। केरल में मुसलमानों की आबादी 26% है और वहां पर विधानसभा की सीटें हैं 140। और इस जगह पर मुसलमानों ने, केरल में 22 मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर पहुंचे हैं। और ये बात जानना बेहद ज़रूरी है कि यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। पिछली बार विधानसभा में 2016 के विधानसभा में बीजेपी ने 1 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार चुनाव प्रचार करने के बाद भी, तामझाम करने के बाद भी बीजेपी का सुपड़ा साफ और बीजेपी 0 सीट पर आ गई है। बीजेपी के एक नेता ने कहा था कि केरल में की जनसंख्या पढ़ी लिखी आबादी है, इसलिए हमें वो वोट नहीं करते। इसके बाद खूब बीजेपी की मजाक दौड़ी थी। लेकिन यहाँ पे जानने की केरल का क्या समीकरण है। केरल में 2 फ्रंट चलते हैं, LDF लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, जो जितनी भी जो लेफ्ट पार्टियां है, CPM, CPI, वो सभी मिलकर एक फ्रंट है उनका। और दूसरी पार्टियां हैं दूसरा फ्रंट है UDF, जो कांग्रेस नेतृत्व करती है इसका। इसमें यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में मुस्लिम लीग भी आती है और कांग्रेस को उम्मीद था कि सरकार बदलेगी, और राहुल गांधी खुद वायनाड से सांसद है केरल के, लेकिन वहां पर कोई करिश्मा नहीं खिला पाए और हार का मुंह देखना पड़ा है।
एलडीएफ को जो सीटें मिली है 97 और यूडीएफ को मिली है 41। आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि 40 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब सत्ता सरकार रिपीट करेगी, नहीं तो केरल की जनता हर 5 साल में सत्ता बदल देती थी और ये भी नियम रहा था कि वहाँ पर गठबंधन की ही सरकार बनती थी। और एलडीएफ ने जीत तो दर्ज की है, लेकिन लगातार दूसरी बार 40 साल के बाद ये जो है सरकार रिपीट करेगी। अब ये जान लीजिए, कांग्रेस के नेतृत्व में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी किस्मत आजमा रही थी और गठबंधन रहता है इनका कांग्रेस के साथ। 27 सीट पर इसने चुनाव लड़ी, ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने, और 27 सीटों में 15 सीटों पर कामयाबी मिली। हालांकि ये जो कामयाबी है पिछले बार के मुकाबले कम हुई है। 2016 में 18 सीटों पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की थी, इस बार 15 सीटों पर ही जीत मिली है। तो जिस तरह से जो केरला में पिछली बार 32 मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर गए थे, इस बार पिछली बार 2016 में 32 मुस्लिम उम्मीदवारों में 10 लेफ्ट फ्रंट के थे और 18 मुस्लिम लीग की तरफ से थे। और इस बार मुसलमानों की संख्या वहाँ भी घटी है, वहाँ भी 23 हो गया है। और तमिलनाडु में 2 एक कांग्रेस के और 2 डीएमके के, और भाई पुडुचेरी में 1 मुस्लिम उम्मीदवार जीते। तो ये 5 राज्यों के चुनावी नतीजे थे, और जिसमें जहाँ पर मुसलमानों की क्या स्थिति थी, क्या हाल है, वो मैंने आपको दिखाने की एक कोशिश की। जो बार बार कहा जाता है कि मुसलमानों की स्थिति बेहद ही ख़राब है, चाहे सियासी तौर पर हो या तालीम और तिजारत में। मुसलमान अगर तरक्की करना चाहता है तो राजनीति में ही मजबूत होना पड़ेगा, सियासत में ही मजबूत उसी तरीके से होना पड़ेगा जिस तरह से अन्य संप्रदाय के लोग हैं। लेकिन कैसे होगा मुसलमान, कैसे सियासी तौर पर मजबूत होगा? जब उनको राजनीतिक पार्टियां उस लिहाज से टिकट देगी तब तो, या फिर ऐसे ही हमारी जो सबसे बड़ी पार्टी है भारत की बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ बोलकर ही अपनी राजनीति चलाती है और मुसलमानों को ना तो टिकट देती है, और जो मुसलमान उस पार्टी से लड़ते हैं उसे मुसलमान वोट देना भी पसंद नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं, 403 में एक भी उम्मीदवार को मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया। और 2019 के 543 लोकसभा चुनाव में 543 सीटों में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। तो बात ये कि जब बीजेपी जो बड़ी पार्टी है वो मुसलमानों को ना तो टिकट देती है, ना मुसलमानों से वोट देना पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो लामबंद होता है विपक्ष का कि नहीं बीजेपी को रोकना है, बीजेपी का जो डर दिखाया जाता है, तो उस पर मैंने आपको चाहा कि इस पर रोशनी डालूं कि क्या हालात है देश का, और क्या मुसलमान सिर्फ डर के नाम पर ही राजनीति वोट करेगा, या फिर उसके बाद काम के नाम पर, या खुद को परिपक्व करने के नाम पर, खुद को मजबूत करने के नाम पर। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो? इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और औरों तक पहुंचाइए और सबको दिखाइए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।